नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकाओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपकी 6वीं क्लास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में शिक्षण के सूत्र, कौन कौन से शिक्षण के सूत्र हैं, क्या उपयोगिता होती है, उनके बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कराया गया है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके जितने भी सहपाठी दोस्त यार हैं सभी को शेयर जरूर करवाइए। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, शिक्षण के सूत्र। इस चैप्टर में आपको शिक्षण के सभी सूत्रों को अच्छी तरीके से डिस्कस कराया जाएगा। कौन कौन से शिक्षण के सूत्र बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं, इसकी क्या उपयोगिता है, यह सभी अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है, ना कि रटने की, लिखने की। इसलिए इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से अपने माइंड में समझिए। तो सबसे पहले वैज्ञानिक जी रेमंड जी ने क्या बताया, शिक्षण सूत्र उन तरीकों को बताते हैं जिससे यह आशा की जाती है कि सिद्धांत प्रयोग में सहायक होते हैं। इन्होंने क्या बताया, शिक्षण सूत्र जो होता है वह उन तरीकों को बताता है जिससे यह आशा की जाती है कि सिद्धांत प्रयोग में सहायक होते हैं। फिर नेक्स्ट वैज्ञानिक थे हमारे फ्रॉवेल जी। उन्होंने क्या बताया, बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने बताया, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, अधिक से अधिक पाना, ना कि अधिक से अधिक खोना। शिक्षण का मेन उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक पाना, ना कि अधिक से अधिक खोना। शिक्षण सूत्र जो होता है बच्चों को अधिक से अधिक ग्रहण करने के योग्य बनाते हैं। अभी हमने जस्ट बताया कि शिक्षण सूत्र जो होते हैं आप बच्चों की स्टडी को, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, शिक्षण सूत्र का अगर प्रयोग करके पढ़ाया जा रहा है तो बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाया जाता है और बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसीलिए शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए आपको शिक्षण सूत्र पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि आप भावी अध्यापक होने वाले हैं। समझ में? फिर नेक्स्ट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार उसमें क्या बताया, सूत्र एक आम सच्चाई है जो विज्ञान एवं अनुभव से ली जाती है। ये सूत्र अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण में मदद करते हैं। जस्ट अभी हमने बताया कि यह जो अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण में मदद करते हैं। विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं में पठन पाठन की क्रिया आसान हो जाती है, क्योंकि सभी सूत्र छात्र को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं, आपके माइंड में ये याद हो सकती है। क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, यह सभी इसी परिभाषा में बताया गया है कि यह पठन पाठन क्रिया को आसान बना देती है और ये सूत्र जितने भी छात्र को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। अब मेन क्या है, जितने भी शिक्षण के सूत्र होते हैं उनको आप उन पर फोकस करिएगा, उन्हें समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा कौन कौन से सूत्र होते हैं। सबसे पहले देख लेंगे कि शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहला है सरल से जटिल की ओर, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। फिर नेक्स्ट क्या है, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्कसंगत की ओर, अनुभव से युक्त की ओर और प्रकृति का अनुसरण। 10 से 11 आपको सूत्रों के बारे में बताया जाएगा। इनको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप माइंड खोल कर बैठिए, आपको आसान भाषा में बताया जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहला है सरल से जटिल की ओर। क्या लिखा है, सरल से जटिल की ओर। तो देखेंगे इसमें इस सूत्र का आशय यह है कि छात्रों को पहले सरल व फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाए, जिससे पाठ व विषय में उनकी रुचि व ध्यान लगा रहे। डिफिनेशन बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई है। हेडिंग्स से आप बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि हेडिंग्स में क्या लिखा, सरल से जटिल की ओर। पहले सरल फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाती है। अगर आप छत पर चढ़ेंगे तो सबसे पहले नीचे वाले
सीढ़ी पर, फिर उसके बाद उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, फिर सबसे ऊपर। मतलब पहले सबसे नीचे पावदान पर आप पैर रखेंगे। तो आपको याद रखना है सबसे पहले सरल, फिर धीरे 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 जटिल की ओर जाएंगे। यह क्रम बाल विकास के अनुकूल व मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि बच्चा आयु बढ़ने के साथ साथ उसके मानसिक विकास की भी ग्रोथ होती है। बच्चे की आयु जिस तरीके से बढ़ती है उसी तरीके से उसके मानसिक विकास का भी डेवलपमेंट होता है। समझ में? अब बहुत ही आसान भाषा थी। सरल से जटिल की ओर आप लिख सकते हैं आसानी से कि पहले बच्चे को सरल बताया जाता है, फिर धीरे 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 कठिन उसे समझाया जाता है, जिससे बच्चा ऊबे ना, बोर ना हो और पाठ जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें वह रुचि ले। ये आपकी इसकी परिभाषा हुई। अब एक एग्जाम्पल से आपको और आसानी से और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या दिया गया उदाहरण? हासिल के जोड़ व घटाना सिखाने से पहले बच्चों को गिनती व साधारण जोड़ घटाना सिखाना चाहिए। आप एक एग्जाम्पल लिख देंगे, तुरंत आपको समझ में भी आ जाएगा और एग्जामिनर तुरंत आपके नंबर पूरे के पूरे दे देगा। सरल से कठिन की ओर में क्या है? सबसे पहले आप बच्चे को अगर हासिल के जोड़ घटाव पढ़ा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले बच्चे को ये जानना चाहिए कि गिनती उसे आती है नहीं आती। तो उससे पहले सबसे पहले उसे गिनती सिखाना चाहिए, फिर धीरे धीरे साधारण जोड़, फिर उसके बाद हासिल वाले जोड़ पर पहुंचना चाहिए। तो समझ में आया होगा आप सभी को। फिर नेक्स्ट क्या है सूत्र? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस सूत्र में देखेंगे, इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को बालकों के पूर्व ज्ञान को जांच कर उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान देना चाहिए। कुछ समझ में आया? इन्होंने लिखा है कि शिक्षक को सबसे पहले जान लेना चाहिए कि बच्चे को पूर्व में कुछ ज्ञान था या ऐसे ही चला आया। बात समझ रहे हैं ना आप सभी लोग? अर्थात उससे पहले वे बातें बतानी चाहिए जिन्हें वह जानता, फिर उस विषय वस्तु पर आना चाहिए जिन्हें वह नहीं जानता, क्योंकि सर्वथा नवीन तथ्य बच्चे के लिए कठिन होते हैं। पहले बच्चे के पूर्व ज्ञान को जांच कर फिर उसे नया ज्ञान देना चाहिए कि हाँ, उस जो आप ज्ञान दे रहे हैं बच्चे को उसके बारे में वह समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा, उसका मानसिक विकास कितना हुआ है। सबसे पहले उसे पूर्व ज्ञान को जान लेना चाहिए। समझ में? बस सेम याद रखना है कि सबसे पहले आप बच्चे के पूर्व ज्ञान को जांच करके ही उसे नया ज्ञान देना चाहिए। नीचे लिखा भी गया है कि उससे पहले उसे वे बातें बतानी चाहिए जिन्हें वह जानता है, फिर उसे वह बातें बतानी चाहिए जिन्हें वह नहीं जानता। समझ में? इसलिए शिक्षक को क्या चाहिए कि छात्र को पढ़ाने से पूर्व ज्ञान अवश्य जान लेना चाहिए। एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, फिर डिफिनेशन आपके माइंड से कभी नहीं हटेगी। एग्जाम्पल जरूर याद रखना, परिभाषा आप अपने मन से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है? भाषा शिक्षण में वर्णमाला की जानकारी कराते समय प्रत्येक वर्ण से संबंधित वस्तु की जानकारी कराएं, तत्पश्चात उसी वर्ण से संबंधित एक से अधिक वस्तुओं की जानकारी कराई जा सकती है, जैसे का से कमल, कलम, कलश, कबूतर, खा से खरगोश, खत, खड़ऊ आदि। क्या लिखा गया है? भाषा शिक्षण आप पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक। पहले वर्णमाला की जानकारी कराने से पहले उसे कमल, कबूतर पढ़ाने से पहले उसे ये जानना चाहिए कि उसे का, खा, गा, घा आता है या नहीं आता, उसे आ, ई आ रही है या नहीं याद है, कि वह जानता है कि नहीं जानता है, कि आप डायरेक्ट से कमल, कलम, कलश, कबूतर पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। तो सबसे पहले उसे वर्णमाला की जानकारी देना चाहिए। उसे वर्णमाला की जानकारी है या नहीं है, अगर नहीं है तो वर्णमाला की जानकारी देना चाहिए, फिर उससे एक से अधिक वस्तुओं की जानकारी देना चाहिए। समझ में आया? फिर नेक्स्ट देखते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसमें क्या होता है? बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी होता है। बच्चे का शारीरिक विकास अभी जस्ट ऊपर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार लिखा गया था कि उसका मानसिक विकास बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ होता रहता है। शैशवावस्था में वह सूक्ष्म अमूर्त वस्तुओं के बारे में नहीं जानता, परंतु स्थूल मूर्त पदार्थों को सरलता से जान लेता है। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, जन्म से 5 वर्ष एज पीरियड आप याद रखेंगे, तब वह अमूर्त वस्तुओं के बारे में नहीं जानता। जिस वस्तु को उसने नहीं देखा है वह उसे नहीं जानता है, वह स्थूल और मूर्त पदार्थों को जानता है। आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें सूक्ष्म भावों, तथ्यों
और वस्तुओं को समझने की क्षमता का विकास होता जाता है। ठीक, अतः शिक्षकों को छोटे बच्चों को पढ़ाते समय प्रारंभ में केवल मूर्त वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए और उनकी सहायता से सूक्ष्म बातों को बताना चाहिए। अगर बच्चा सहसावस्था में, तो उसे आप अगर कोई खिलौना दिखा रहे हैं तो वह उसके बारे में जान रहा। अगर आप बता रहे हैं नहीं शेर ऐसा होता है, तो वह उसे नहीं समझ रहा, तो स्थूल बातों को जल्दी समझ लेता है। समझे? मूर्त जिसे बोलते हैं मूर्त, जिन्हें वह साक्षात देख रहा है। हर्बर्ट जी ने क्या बताया, हमारे पाठ का प्रारंभ स्थूल वस्तुओं से किया जाए और उसका अंत सूक्ष्म बातों से हो। पहले स्थूल वस्तुओं से किया जाए हमारे पाठ का आरंभ, और उसका अंत सूक्ष्म बातों से हो, अमूर्त वस्तुओं से हो। इसीलिए इस सूत्र को दूसरा नाम दिया गया मूर्त से अमूर्त की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर का आप नाम दूसरा याद रखेंगे, मूर्त से अमूर्त की ओर। समझे? अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, आपको यह समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। एग्जाम्पल में क्या है, गणित जोड़ घटाना सिखाने के लिए, गणित आप जैसे पढ़ा रहे हैं तो जोड़ घटाना सिखाना है, तो सिखाने से पहले गेंद, गोली, कंकड़ आदि का प्रयोग किया जाए। पहले स्थूल वस्तुओं में आ गई हैं गेंद, गोली, कंकड़, मूर्त वस्तुएं। तो गणित में आप जोड़ घटा पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आप स्थूल वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बहुत ही आसानी से। फिर नेक्स्ट क्या है, पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, इस सूत्र का आधार गेस्टाल्टवाद, अवयवीवाद है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप में ही देखते हैं। बालक के सामने कोई वस्तु आने पर वह सर्वप्रथम पूर्ण वस्तु को ही देखता है, जानता है, वह समझता है, उसके विभिन्न अंशों को नहीं। बालक के सामने आप कोई भी, जैसे आप मान लीजिए पेन रख दिया, ठीक, तो सबसे पहले वह पूर्ण वस्तु को देखेगा, वो पेन को देखेगा, ना कि पेन के अंदर क्या पड़ी हुई है, रिफिल पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई, ये उसको नहीं देखेगा। उसको देखेगा, जानेगा और समझेगा, उसके विभिन्न अंगों को और अंशों को वह नहीं देखता है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझेंगे कि बालक को सर्वप्रथम आप किसी वृक्ष को उसके पूर्ण रूप में ही देखता है। बालक अगर आप किसी बाग में गए हैं तो उसे दिखाने गए तो सबसे पहले वृक्ष को पूर्ण रूप में देखेगा, उसके भागों के बारे में अलग अलग नहीं, पत्ती, तना, फूल, पत्ती, ये सारी चीजें अलग अलग उसके भाग को नहीं देखता है, उसको पूर्ण वृक्ष को देखता है सबसे पहले। शिक्षक को उसके इस पूर्व ज्ञान से लाभ उठाकर उसे वृक्ष के अंगों, जड़, तना, डाली, पत्ती, फल, फूल आदि के बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो पूर्ण से अंश की ओर में सबसे पहले यह चीज है कि आप, बच्चा कोई भी है, उससे वह क्या देखता है, वह पूर्ण चीजें देखता है। मतलब जैसे आप पेन दिए, खिलौना दिए, तो खिलौने का पूरा देखेगा, पूर्ण देखेगा, पूरा खिलौना देखेगा, ना कि उसके छोटे छोटे पार्टों को देखेगा। तो इसीलिए पहले क्या करना चाहिए, टीचर को, शिक्षक को चाहिए कि बच्चे को उसके सारे अंगों के बारे में धीरे धीरे पूर्ण से अंश की ओर ले जाए, उसके पार्ट के बारे में बताए। आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए। जितने भी आपके सहपाठी हैं, सहयोगी हैं, उन सभी को शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर नेक्स्ट सूत्र क्या है, निश्चित से अनिश्चित की ओर। नेक्स्ट क्या है, निश्चित से अनिश्चित की ओर। बालकों के बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। मानसिक विकास, ज्ञानेंद्रियों के विकास। मानसिक विकास में किसका विकास होगा, ज्ञानेंद्रियों का होगा ना। वह अनुभव के साथ साथ उसके विचारों में स्पष्टता व निश्चित आती है। प्रारंभ में बच्चों को किसी घटना, तथ्य, वस्तु या स्पष्ट, कोई भी घटना है, तथ्य है, वस्तु का स्पष्ट व निश्चित ज्ञान नहीं होता है। अनुभव, परिपक्वता के अभाव व कल्पना की अधिकता के कारण वह उसके बारे में अपने मन में कुछ विचार बना लेता है जो स्पष्ट, अस्पष्ट, अनिश्चित व कई बार गलत भी होते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए वह उनके अनिश्चित ज्ञान को स्पष्ट व निश्चित करे और गलत धारणाओं और जानकारियों को सुधार करे। यह आपने इतनी थ्योरी पढ़ ली, यह आपको समझ में आएगी एग्जाम्पल से। सबसे सही क्या है, एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि अनिश्चित से निश्चित की ओर में सूत्र या क्या कहना चाह रहा है। एग्जाम्पल में देखेंगे, किसी प्रदेश या देश है, उसके प्रमुख स्थल व वहां की विशेषताओं से संबंधित छात्रों के
अस्पष्ट व अनिश्चित ज्ञान को शिक्षक वहाँ के मानचित्र, चित्र, मॉडल, चार्ट व उदाहरणों के माध्यम से निश्चित स्पष्ट कर सकता है। कोई भी चार्ट क्लास में लगाया जाता है, उसमें प्रदेश, देश, सब उसमें स्थल, सारी चीज़ें होती हैं। वह उनके बारे में जान तो रहा है कि हाँ यहाँ पर यह मंदिर पाया जाता है, यहाँ पर ये पहाड़ पाए जाते हैं, अस्पष्ट और अनिश्चित तरीके से जान रहा है। शिक्षक फिर क्या करेगा, उस मानचित्र के बारे में चित्र या मॉडल प्रस्तुत करेगा और उसके बारे में बताएगा कि यहाँ पर ये स्थान पर, यहाँ पर ये विशेषताएं पाई जाती हैं, यहाँ पर ये मंदिर पाया जाता है। उदाहरण के माध्यम से उसे निश्चित करेगा, मतलब अनिश्चित चीज को अनिश्चित करेगा। आप समझ में आए, मॉडल के जरिए। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, इसमें देखेंगे इस सूत्र के अनुसार छात्रों को सबसे पहले उनके द्वारा देखी गई वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए। प्रत्यक्ष चीजें, प्रत्यक्ष में जो छात्र ने देखा है, तत्पश्चात उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें वह नहीं देख सकता, अर्थात उन्हें पहले उनके वर्तमान की जानकारी कराई जाए, फिर उसी की सहायता से भूत या भविष्य की। इन्होंने बताया कि सबसे पहले छात्र को उनके द्वारा देखी गई वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए, उसके बाद उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें वह नहीं देख सकता, अर्थात उसके पहले उनके वर्तमान की जानकारी करानी चाहिए, फिर उसकी सहायता से भूत या भविष्य की। क्योंकि जो वस्तुएं हमारे सामने होती हैं उनका ज्ञान हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। कोई भी वस्तु अगर सामने है तो उसे हम आसानी से समझ सकते हैं, सभी को पता है। अतः शिक्षण के समय शिक्षक को छात्रों को अप्रत्यक्ष वस्तुओं, तथ्यों, घटनाओं की जानकारी देने के लिए प्रत्यक्ष वस्तुओं, घटनाओं के उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। लास्ट वाली लाइन को आप ध्यान रखेंगे कि छात्र को पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए, उसे कोई अप्रत्यक्ष वस्तु, घटना है उसकी जानकारी देने से पहले उसे प्रत्यक्ष वस्तुओं, घटनाओं के बारे में बताना चाहिए। एग्जाम्पल से देखेंगे, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे सामाजिक विषय में क्या होता है, ग्लोब, मॉडल, चित्र के माध्यम से संसार के विविध भागों के बारे में बताया जाता है। भाई अप्रत्यक्ष चीज़ें हैं, उन्हें आप नहीं जाने। ग्लोब के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि संसार में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। आप समझ में आए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट सूत्र क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस सूत्र के अनुसार अध्यापक को छात्रों के सामने पहले किसी प्रकरण से संबंधित कई उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, फिर उन्हीं की सहायता से सिद्धांत व नियम स्पष्ट करना चाहिए। उदाहरण देना चाहिए, फिर उसके बाद उन्हीं की सहायता से नियम बताना चाहिए। यह सूत्र बालकों को निरीक्षण, परीक्षण, विचार, चिंतन आदि के अवसर प्रदान करता है, अतः इसमें बच्चे रुचिपूर्वक सीखते हैं, जिससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। विज्ञान, गणित और व्याकरण शिक्षण में यह सूत्र सबसे उपयोगी है। इस सूत्र को दृष्टांत से सिद्धांत की ओर जाना भी कहते हैं। ये याद रखेंगे, इस सूत्र को क्या कहते हैं, दृष्टांत से सिद्धांत की ओर जाना। किसे कहते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर। समझ में आया होगा कि सबसे पहले इस सूत्र में पहले उदाहरण देते हैं, फिर उदाहरण के बाद उसी के माध्यम से, उदाहरण के जरिए सिद्धांत व नियम स्पष्ट करते हैं। सिद्धांत व नियम स्पष्ट करेंगे तब बच्चा सोचेगा, विचार करेगा, फिर परीक्षण, निरीक्षण, चिंतन आदि के अवसर उसे प्राप्त होंगे। समझ में। फिर नेक्स्ट सूत्र क्या है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण में देखेंगे, विश्लेषण बालक को किसी बात को भली प्रकार समझने में सहायक होता है। जो विश्लेषण होता है किसी बात को भली प्रकार समझने में सहायक होता है, तो संश्लेषण उस बात के ज्ञान को निश्चित रूप प्रदान करता है। विश्लेषण जो होता है किसी बात को भली प्रकार समझने में सहायक होता है और संश्लेषण उस बात के ज्ञान को निश्चित रूप प्रदान करता है। तो इस सूत्र में समझेंगे, इस सूत्र के अनुसार किसी घटना या तथ्य की जानकारी पहले समग्र रूप में कराकर फिर उसके विविध भागों को व्याख्या और विश्लेषण द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। तत्पश्चात उन भागों या खंडों को आपस में जोड़कर पूरी जानकारी कराकर निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए।
शिक्षण में विश्लेषण व संश्लेषण दोनों आवश्यक हैं। सबसे पहले कोई घटना है, कोई तथ्य है, उसकी जानकारी पहले समग्र रूप में कराई जाती है, फिर उसके जितने भी पार्ट हैं, विविध भाग हैं, उनको व्याख्या विश्लेषण द्वारा की जाती है। एक शिक्षा शास्त्री जी थे, उन्होंने बताया कि किसी समस्या के ऐसे जीवित टुकड़े करना कि उनके जोड़ने पर समस्या का हल तैयार हो जाए, विश्लेषण कहलाता है। फिर से सुनेंगे कि किसी समस्या के ऐसे जीवित टुकड़े करना, कोई भी समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उसके ऐसे टुकड़े करना जिनके उनको अगर जोड़ा जाए, उनके जोड़ने पर समस्या का हल तैयार हो जाए, तो विश्लेषण कहलाता है। और खंडों में प्राप्त ज्ञान को जब जोड़कर समझाया जाता है तो उसे संश्लेषण कहते हैं। जो खंड प्राप्त होते हैं उनको जोड़ करके जब समझाया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? संश्लेषण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि छात्रों को यदि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की जानकारी देना है, कोई भी छात्र है, क्लास में आप दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले की, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर उसके सभी जिलों की स्थिति, उनकी विशेषताएं, उन सभी की जानकारी कराई जाए और फिर सभी को समेकित करते हुए उत्तर प्रदेश की जानकारी दी जाए। तो आप सभी को समझ में आया होगा कि कोई मानचित्र है उत्तर प्रदेश के, आपको जिले जितने भी हैं, 72, 75 जितने भी जिले हैं, उनकी जानकारी देना है। तो सबसे पहले उसमें जिले की स्थिति, उनकी क्या विशेषताएं, वहाँ पर क्या चीज़ फेमस है, वो सारी जानकारी दी जाए। उसके बाद जिलों को बताया जाए। फिर लास्ट में क्या किया जाए? सभी को समेकित करते हुए उत्तर प्रदेश की जानकारी देना चाहिए। आप समझ में आए? फिर नेक्स्ट क्या है? मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। शिक्षा में बाल मनोविज्ञान के महत्व के कारण यह माना जाता है कि बालक की शिक्षा उनकी रुचियों, रुझानों व क्षमताओं, जिज्ञासाओं के अनुसार प्रदान करनी चाहिए। कोई भी बालक है, अगर वो रुचि नहीं ले रहा है तो उसे शिक्षा देने से क्या फायदा? तो सबसे पहले उसकी रुचियों क्या रुझान ले रहा है, उसके अंदर क्या क्षमता है, जिज्ञासा है या नहीं है, उसके अनुसार उसे देनी चाहिए शिक्षा। जैसे जैसे उसके ज्ञान का विकास होता जाए, उसे विषय का तार्किक व क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान किया जाए। जैसे जैसे उसके ज्ञान बढ़ता जाए, उसे तार्किक व क्रमबद्ध प्रदान किया जाए ज्ञान, जिससे वह उसकी रुचि ध्यान, पाठ और विषय में बना रहे, जिससे उसकी रुचि जो है, कोई भी विषय है, कोई भी पाठ है, उसमें बनी रहे। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे कि भाषा है, भाषा शिक्षण आप पढ़ा रहे, भाषा में शिक्षण का तार्किक क्रम वर्ण ध्वनि के पश्चात वाक्य सिखाने का है, जबकि मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार पहले वाक्य, फिर वर्ण व ध्वनि के बारे में जानकारी करानी चाहिए। पहले क्या करते हैं? तार्किक क्रम में अगर देखेंगे तो पहले वर्ण, फिर उसकी ध्वनियां, फिर वाक्य बताएंगे। लेकिन मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? जो उसके सबसे पहले मनोवैज्ञानिक में क्या बताएंगे? पहले वाक्य बता देते हैं, फिर वर्ण, फिर ध्वनि के बारे में जानकारी देते हैं। यह बच्चों के लिए लाभदायक होता है। मनोवैज्ञानिक क्रम का ही प्रयोग करना चाहिए शिक्षक को। समझ में आया? फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं अनुभव से युक्त की ओर। अनुभूत ज्ञान यह होता है जिसे बालक अपने निरीक्षण अनुभव द्वारा प्राप्त करता है। उसके इस अपूर्ण व अनिश्चित ज्ञान को वास्तविक व स्थायी बनाने के लिए उसे तर्कयुक्त बनाना चाहिए। क्या बालक जो होता है वह अपने अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, तो क्या करना चाहिए? अल्पायु के बालक में तर्क व विचार के प्रयोग की क्षमता बड़ों की अपेक्षा कम होती है। जो अल्पायु के बालक होते हैं, सभी को पता है, उसमें तर्क करने की क्षमता जो बड़े होते हैं उनकी अपेक्षा कम होती है। उनकी जानकारियों का आधार उनका अपना अवलोकन व स्वभाव अनुभव होता है। जो खुद से अपना अवलोकन करते हैं, अपना अनुभव करते हैं, उनके आधार पर उनको जानकारियां होती हैं। परंतु इन अनुभवों के कारणों में को खोजने में बाल मस्तिष्क असफल रहता है। लेकिन क्या होता है? जो अनुभव और अवलोकन वो करते हैं, उनके कारण अगर वह खोजने निकलता है तो वह असफल रहता है, नहीं खोज पाता है। इसलिए शिक्षक को क्या चाहिए? बच्चों के अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान विविध विधियों, सामग्रियों के प्रयोग द्वारा तर्क संगत व युक्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो वह अनुभव और कल्पना या सोच रहा है, उसका वह सल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है, तो उसके लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को विविध विधियों द्वारा, सामग्रियों के द्वारा उसके तर्कसंगत या युक्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
जैसे एग्जाम्पल पर आप नजर डालेंगे, सूर्योदय व सूर्यास्त को वह दिन प्रतिदिन देखता है। गर्मी के बाद बरसात, फिर जाड़ा आता है। सर्दियों में कोहरा भी देखता है। बरसात में जोरदार बारिश या प्रतिवर्ष देखता, परंतु ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण है, इससे वह नहीं समझ पाता। डेली बच्चा देखता है सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, गर्मी के बाद अभी बरसात आएगी, बरसात के बाद जाड़ा, जाड़े के बाद फिर गर्मी, ऐसे चलता रहता है। तो सोचता रहता है इसका क्या कारण है, क्यों होता है, वह समझ नहीं पाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, बच्चे को शिक्षा, अभी जस्ट हमने बताया था कि शिक्षक को विविध प्रकार की सामग्रियों से, विविध टीएलएमओ से, उदाहरणों से उसे समझाना चाहिए। शिक्षक को कारण सहित उदाहरण टीएलएम के माध्यम से उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहिए, जिससे उनका अनुभव जन ज्ञान युक्त बन सके। आप समझ में आए इस सूत्र में क्या बताया गया है। कोई भी बालक है वह अनुभव करता है, चिंतन करता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन वह नहीं ढूंढ पाता। तो उसके लिए शिक्षक को क्या चाहिए कि वह शिक्षक को उदाहरण, टीएलएम सामग्री जितनी अच्छी तरीके से उसे समझा सके, तो उसका वह समाधान करे। बस आपको शिक्षण के सूत्रों में क्या याद रखना है, सबके एग्जाम्पल आपको अपने माइंड में रखना है। एग्जाम्पल आपके पूरे सूत्र का व्याख्या कर देगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा हर एक सूत्र। इसको याद करने की, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं, ना ही नोट करने की जरूरत है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। अगर आपको बताया जा रहा है कोई सूत्र, तो उसके अंदर क्या है, क्या आप एग्जाम्पल देंगे। अगर एग्जाम्पल याद है तो आप डिफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले लास्ट सूत्र पर, प्रकृति का अनुसरण। इस सूत्र का आशय है कि बालक की शिक्षा दीक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। कोई भी बालक है, अगर उसकी शिक्षा दीक्षा प्रकृति के अकॉर्डिंग दे रहे हैं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, वह उसमें रुचि भी लेगा। शिक्षक को उन्हें सिखाते समय उनकी आयु, मानसिक स्तर, क्षमताओं, रुचियों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। हर एक सूत्र में यही बताया जाता है कि शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा सामने जो बैठा सीख रहा है, उसकी मानसिक स्तर, क्षमता कितनी है, वह रुचि इसमें ले रहा है या नहीं ले रहा है, यह चीज उसे याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि, शिक्षण अधिगम, सामग्री व गतिविधियां सभी कुछ बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास व आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। जितने भी पाठ्यक्रम है, पाठ्यवस्तु, ये सारा चीज बच्चे के अकॉर्डिंग होगा, तभी बच्चा उसमें रुचि लेगा। यदि हमारी शिक्षा व शिक्षण बाल विकास में बाधक है तो यह अनुचित, अप्रासंगिक व अमनोवैज्ञानिक है। अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, इस सूत्र का अनुसरण करके छात्रों के स्वाभाविक विकास में सहायता करने को तत्पर रहना चाहिए। समझ में आया कि बच्चे को प्रकृति के अनुरूप ही शिक्षा देनी चाहिए, प्रकृति के अनुसरण में, कि बच्चा जिसे आसानी से समझ में आ जाए। उसके पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण अधिगम, जितनी भी सामग्रियां हैं, टीएलएम, वो सारा वह समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, उसकी मानसिक योग्यता क्या है, वो सारी चीजें ध्यान में रखकर बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। फिर क्या आता है, शिक्षण सूत्रों की शिक्षण में उपयोगिता। क्या उपयोगिता होती है, इतनी देर से मैं आपको शिक्षण सूत्र बता रहा हूं, यह क्या उपयोगी, क्यों उपयोगी, इतनी देर से मैं क्यों आपको बके जा रहा हूं, बता रहा हूं शिक्षण सूत्र ये उपयोगी, ये है, तो ये क्यों शिक्षक के लिए उपयोगी है, किस लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। तो शिक्षण के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। शिक्षा का महत्वपूर्ण और अंतिम लक्ष्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है कि व्यक्ति के, जो छात्र होता है, उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। समझे, इस दृष्टि से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम है। अधिगम क्या होता है, सीखना। छात्रों में अधिगम प्राप्ति को सुनिश्चित करना शिक्षक का प्रमुख दायित्व होता है। अपने दायित्व के कुशलतापूर्वक निर्वहन हेतु शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह शिक्षण की कला में दक्ष व निपुण होना चाहिए। निपुण कैसे होगा, शिक्षण सूत्र इस कार्य में उसके लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। इनके प्रयोग द्वारा वह अपने शिक्षण को सरल, रुचिकर, बोधगम्य व बाल उपयोगी बना सकता है। साथ ही साथ इनके प्रयोग द्वारा बच्चों की प्राप्ति को अपेक्षित स्तर तक पहुंचा सकता है। अध्यापन की सफलता हेतु प्रत्येक शिक्षक को इसकी जानकारी व प्रयोग में दक्षता अनिवार्य है।
इससे कम समय व श्रम में वह बच्चों को सीखने हेतु प्रेरित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इतनी बड़ी थ्योरी में आपको समझ जाना चाहिए। क्या समझना चाहिए मैं बता रहा हूं एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में कि शिक्षण सूत्रों की शिक्षण में क्या उपयोगिता होती है। शिक्षण सूत्रों में शिक्षण की मेन उपयोगिता यह होती है कि शिक्षण सूत्र जो होते हैं, मान लीजिए टीचर आपको पढ़ा रहा, पढ़ाने के लिए उसे हर पाठ में हर क्षेत्र में निपुण होना चाहिए। अगर वह निपुण नहीं है तो शिक्षण सही से नहीं दे सकता। बच्चे को सामने बच्चा जो बैठा है उसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसमें निपुणता लानी। मान लीजिए उसे सारा चीज रटा हुआ याद है परफेक्ट, बट वह बच्चे को समझ में नहीं आ रहा वो जो पढ़ा रहा है, तो उसके लिए शिक्षण सूत्रों बनाए गए हैं। शिक्षण सूत्र वैज्ञानिकों ने बनाया है। शिक्षण सूत्रों की सहायता से वह कोई भी पाठ है, कोई भी विषय वस्तु है, उसे बहुत ही आसानी से बच्चे को समझा देगा। इसमें लिखा है शिक्षण सूत्र जो होते हैं वह अपने दायित्व कहाँ है, छात्रों में अधिगम प्राप्त को सुनिश्चित करना शिक्षक का प्रमुख दायित्व होता है। शिक्षण सूत्र इस कार्य में उसके लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। इतना भी ऊपर बताया गया कि शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह शिक्षण की कला में दक्ष व निपुण हो, और दक्ष या निपुण होगा, लेकिन वह कैसे बच्चों में डिस्प्ले करेगा, कैसे बच्चों को दिखाएगा, तो उसके लिए उसे शिक्षण सूत्र की जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप सभी को उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से सारे शिक्षण सूत्र समझ में आ गए होंगे। जिस भी शिक्षण सूत्र के बारे में आपको नहीं समझ में आया है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम, कोई भी त्रुटि आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको मैं फिर से हर एक शिक्षण सूत्र को रिवीजन कराऊंगा, फिर मैं क्लास लूंगा, उसमें अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। वैसे शिक्षण सूत्र हर एक एग्जाम्पल के साथ मैंने समझा दिया है, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।